हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आहट तेज हो गई है। दोस्तों चीन तैयार कर रहा है विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, जल्द हो सकता है लॉन्च। बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों, इसकी पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे जहां पर अब ताइवान को मिला एक और बड़ा मददगार। अमेरिका संग मिलकर ये देश निकाल सकता है चीन की हेकड़ी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको, यानी कि युद्ध कहीं ना कहीं होना पूरा तय है। आपको बताएंगे खबर, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर अजीत डोभाल का कहना है दोस्तों युद्ध बहुत महंगे होते हैं और परिणाम भी इनका तय नहीं होता है, इसीलिए अगर युद्ध हो तो सोच समझकर। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर क्या क्या कहा है इन्होंने और क्या है इनके कहने का मतलब। साथ ही बताएंगे जहां पर बंगाल में भी गूंजा बीएसएफ अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, ममता ने फटाफट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है पत्र। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर एक और कांग्रेसी नेता ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। केंद्र सरकार के इस काम से हुआ खुश। बताएंगे क्या कहा है दोस्तों मोदी जी के तारीफ में। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है आरबीआई की 2 स्कीम को लॉन्च, जिससे बढ़ेंगे निवेश के रास्ते और पूंजी बाजार तक पहुंचना होगा आसान। बताएंगे क्या है दोस्तों ये स्कीम। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो क्षमता है जो किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री में नहीं है दोस्तों। साथ ही भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी दोस्तों भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान को मिला एक और बड़ा मददगार। अमेरिका संग मिलकर ऑस्ट्रेलिया निकाल सकता है चीन की हेकड़ी। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटल ने कहा है कि अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए कार्रवाई करता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका के साथ न होना अकल्पनीय होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन यदि ताइवान की यथास्थिति को बदलने के लिए बल का प्रयोग करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये कहा था कि हम ताइवान की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, डटन ने दी ऑस्ट्रेलियन से बात करते हुए कहा है कि ये समझ से परे होगा कि अगर अमेरिका ने ताइवान को लेकर कोई कार्रवाई करने का फैसला किया या लिया तो हम कार्रवाई में अमेरिका का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमें इसको लेकर बहुत स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए और तथ्यों और हालात को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना चाहिए। शायद ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हम उस विकल्प को नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैं परिस्थितियों की कल्पना से इनकार नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर, अगर ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका के साथ आ जाता है दोस्तों और ताइवान का साथ देता है तो चीन की हेकड़ी ऐसा ही निकल जाएगी। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर बड़ा हमला। दोस्तों अफसर की पत्नी समेत बच्चे समेत 7 जवानों की मौत हो गई। दोस्तों मणिपुर में उग्रवादियों ने कायराना हरकत में चुरांग चांदपुर जिले के सिंघत उपमंडल में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, उनके परिवार के सदस्यों और राइफल्स के अन्य जवानों को मार डाला। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मारा गया। दोस्तों हमला सुबह 10 बजे हुआ। हमले के पीछे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। इस हमले की पुष्टि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की है। दोस्तों उन्होंने घटना पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाकर उग्रवादियों ने कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे समेत 7 जवानों को मार डाला। इस कायराना हमले की मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने निंदा की है। सीएम सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, मैं 46 AR के काफिले पर कायरता पूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। इस हमले में आज सीओ और उनके परिवार सहित कुछ कर्मियों की मौत हो गई। राज्य बल और अर्ध सैनिक उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि पीएलए ने अगर ऐसी हरकत की है दोस्तों तो भारत मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा, क्योंकि पीएलए आपको बता दे चाइना की सैनिकों का नाम है दोस्तों। और ऐसे में ये बड़ी खबर थी, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट हुई तेज। चीन तैयार कर रहा है विशाल एयर
एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द हो सकता है लॉन्च। बता दे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे बीजिंग की अमेरिका पर हावी होने वाली योजना के तहत लॉन्च किया जाने वाला है। इन तस्वीरों को सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा लिया गया है। दोस्तों इसमें देखा जा सकता है कि शंघाई शिपयार्ड में नए टाइप 003 कैरियर को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर। रिपोर्ट के अनुसार टाइप 003 के आंतरिक कार्यों को सितंबर अक्टूबर के महीनों के बीच पूरा किया गया है। दोस्तों ऐसे में अमेरिकी नौसेना के नए गेराल्ड और फोर्ड श्रेणी के वाहक के लिए विकसित किए गए एक विद्युत चुंबकीय लॉन्च सिस्टम जैसा सिस्टम विकसित किया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं टक्कर देने की तैयारी में है चाइना और बहुत बड़े युद्ध को आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां अगले महीने भारत के दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी संभव। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने भारत यात्रा पर आ सकते हैं। दोस्तों ये माना जा रहा है कि इसी दौरान भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी हो सकती है और इस यात्रा के जरिए दोनों पक्षों के लिए आने वाले दशक में अपने सैन्य तकनीकी सहयोग को रिन्यू करने के लिए मंच तैयार किया जाएगा। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को में भारत और रूस के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ताएं होंगी। जी हाँ दोस्तों ऐसे में आप भी अगर खुश हैं और चाहते हैं कि रूस भी भारत आए दोस्तों यानी रूसी राष्ट्रपति, तो मोस्ट वेलकम टू इंडिया प्रेसिडेंट पुतिन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ता अगली खबर की तरफ, जहां युद्ध अब बहुत महंगे और परिणाम भी इसके तय नहीं होते। जी हाँ दोस्तों अजीत डोभाल ने बड़ी बात कह दी है। बता दें अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत स्वाधीनता के 100वें वर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है और इस अवसर तक देश को अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा और इसकी गिनती दुनिया भर के प्रमुख देशों में होगी। उन्होंने कहा कि आप सभी भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष और उसके बाद भी देखेंगे। उस समय तक एक अलग भारत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने जो हासिल किया है वो सिर्फ एक संकेत है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। अजीत डोभाल ने यह भी कहा है कि युद्ध महंगा है और साथ ही इसके परिणाम भी तय नहीं होते हैं। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों के 73वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने यह बात कहा है कि भारत की संप्रभुता तटीय क्षेत्रों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों के अंतिम पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र तक जाती है। जी हाँ दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर साथ में अजीत डोभाल ने यह भी कहा है कि मंजूर नहीं है हमें ब्रिटेन में खालिस्तान पर जनमत पर ऐसी हरकत। जी हाँ दोस्तों हिंद प्रशांत पर रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और ब्रिटेन एक मत है। हालांकि नई दिल्ली ने लंदन में खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को पंजाब के विलय पर 31 अक्टूबर को जनमत संग्रह करने देने को लेकर ब्रिटेन को खरी सुनाई है। दोस्तों लंदन के डाउनटाउन में तथाकथित जनमत संग्रह पूरी तरह विफल रहा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने ब्रिटिश समकक्ष स्टीफन लवग्रो के सामने साफ किया कि मोदी सरकार को इस बात पर गहरी आपत्ति है कि ब्रिटेन ने प्रवासी भारतीयों के एक छोटे से हिस्से को हथियार बनाकर तीसरे देश के मामलों पर जनमत संग्रह की अनुमति दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं अजीत डोभाल ने बिल्कुल सही बात कही है और इस हरकत को बिल्कुल मंजूर नहीं किया जाना चाहिए, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए हमेशा की तरह एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर 32 दिन 50 किलोमीटर का इलाका और 9 सैनिक शहीद। जी हाँ दोस्तों और हिरासत में लिए गए 26 आतंकवादी। बता दे LOC से सटे पुंछ जिले के 50 किलोमीटर के जंगल में पिछले 32 दिनों से चल रहे ऑपरेशन को सेना अभी भी आधिकारिक तौर पर खत्म करने की घोषणा नहीं कर रही है। दोस्तों इसमें सेना का मुकाबला कितने आतंकियों से है अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि 26 लोगों को आतंकियों का साथ देने के आरोप में पकड़ा है, लेकिन सेना को इसके लिए अपने 9 जवानों की शहादत देनी पड़ी है। दोस्तों इस संबंध में बीती रात भी 5 लोगों को पुलिस ने मेंढर सुरनकोट राजौरी से गिरफ्तार किया है। कुल 26 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है दोस्तों और पूछताछ जारी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब ड्रैगन है दुश्मन
दुश्मन नंबर 1 सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा, किसी भी दुस्साहस से निपटने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा है कि पिछले साल सीमा की सुरक्षा के लिए भेजे गए हजारों सैनिक और हथियार लंबे समय तक बेस पर नहीं लौट पाएंगे। सीडीएस ने गुरुवार को बताया कि विश्वास की कमी और बढ़ते संदेह के कारण परमाणु हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी देशों यानी भारत चीन के बीच सीमा विवाद नहीं सुलझ पा रहा है। बीते महीने भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की वार्ता गतिरोध के साथ समाप्त हुई, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि सीमा से कैसे पीछे हटना है। ऐसे में दोस्तों रावत ने यह भी बताया कि लद्दाख मैलेसी पर हुए इस संघर्ष के बाद से चीन और भारत सीमा पर सैनिक हथियार और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सीमा और समुद्र में किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है। सीडीएस ने यह बात ऐसे वक्त पर कही है दोस्तों जब विदेश मंत्रालय ने विवादित क्षेत्र पर चीनी निर्माण की आलोचना की है। रावत ने कहा कि चीनी संभवतः गांव यानी एलएसी के पास जो गांव बसा रहे हैं दोस्तों, जहां भविष्य में नागरिकों को बसाया जा सकता है या फिर सेना के ठिकानों के तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। चीन ने ये कदम दोनों देशों के बीच हुई तनातनी के बाद उठाया। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं हट रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गढ़ में फिर एक बार ब्लास्ट, 2 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की हो गई है मौत। बता दें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए बम विस्फोट में एक बांध की रखवाली कर रहे पाकिस्तानी पुलिस के 2 कांस्टेबल मारे गए हैं दोस्तों। मामले को लेकर बाजौर जिला प्रमुख अब्दुस समद खान ने बताया है कि 2 पुलिस कांस्टेबल बाजौर जिले के रागगन बांध में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके बम विस्फोट कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में कतर के जरिए अमेरिका संभालेगा काम, दूतावास खोलने की कोई जल्दी नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका और कतर ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को लेकर एक समझौते पर साइन किया है। जब अब अमेरिका कतर के जरिए अफगानिस्तान में काम करेगा। काबुल में अमेरिकी दूतावास बंद होने के बाद तालिबान और अफगानिस्तान के आम लोगों से जुड़ने का यह अमेरिका का सीधा तरीका होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे कतर की कूटनीतिक जीत की तरह देख रहे हैं और अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर उभरा है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर लेबनान में फिर बिगड़ी है स्थिति। देश में पैदा हुआ 150 सालों का सबसे खराब संकट, देश में तेजी से बढ़ी है गरीबी। संयुक्त राष्ट्र ने जताई है इसको लेकर चिंता। बता दें संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को लेबनान संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि लेबनान एक असफल देश है। उसने अपने लोगों को भी उन संकटों से जूझते हुए छोड़ दिया है जिनके कारण आबादी गरीब हो गई है दोस्तों, तथा अधिकारियों में विश्वास कम हो गया है। गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ओलिवियर डी शूटर ने लेबनान की 12 दिवसीय यात्रा के अंत में ये चिंता जताई है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि लेबनानी राजनेताओं को एहसास हो कि वे विदेशी सहायता और मानवीय सहायता पर अनिश्चित काल तक भरोसा नहीं कर सकते। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के लिए जारी किए 3000 वीजा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को करीब 3000 वीजा जारी किए हैं। ये जानकारी पाकिस्तानी उच्चायोग ने गुरु नानक देव की 552वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दी है। दोस्तों अब भारतीय तीर्थ यात्री गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब सहित विभिन्न गुरुद्वारों की यात्रा कर सकेंगे। बता दें शुक्रवार पाकिस्तानी उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि उसने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को करीब 3000 वीजा जारी किए हैं। 17 से 26 नवंबर तक विभिन्न गुरुद्वारों में प्रार्थना करने के लिए तीर्थ यात्रियों की पाकिस्तान यात्रा की सुविधा के लिए वीजा जारी किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर रहस्यमयी वायरल फीवर से उड़ी पाकिस्तान की नींद, कराची में मिले केस। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स आपको बता दें, स्थानीय मीडिया ने फील्ड विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के कराची में रहस्यमय वायरल बुखार के मामले देखे जा रहे हैं। दोस्तों ये केस डेंगू बुखार से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसमें भी मरीजों के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और
और सफेद रक्त कोशिकाएं भी कम हो रही हैं, लेकिन डेंगू की जांच करने में इनके परिणाम नकारात्मक आ रहे हैं। दोस्तों द न्यूज इंटरनेशनल ने गुरुवार को चिकित्सकों और पैथोलॉजिस्टों का हवाला देते हुए बताया है कि जब डेंगू के लिए वायरल बुखार का परीक्षण किया गया तो परिणाम नकारात्मक आया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर पहले भारत के इलाकों पर दावा अब जनगणना की तैयारी कर रहा है नेपाल। दरअसल नेपाल ने अपने देश में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत कर डाली है। जनगणना के माध्यम से एक बार फिर नेपाल विवादित इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा पर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है। नेपाली अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि वे विवादित क्षेत्र में राष्ट्रीय जनगणना कराने के लिए भारतीय अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों क्या नेपाल को इसके लिए परमिट देनी चाहिए? दोस्तों अगर आप भी कहते हैं नहीं तो बताइएगा जरूर। बात कर अगली खबर की, जहां पर नेपाल से एक और खबर, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जज वकीलों का बड़ा आंदोलन, 15 दिन से न्यायिक कार्य ठप है। दोस्तों नेपाल में बता दें, नेपाल में मुख्य न्यायाधीश को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। नेपाल की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश और वकील मुख्य न्यायाधीश को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वकीलों और न्यायाधीशों के आंदोलन के कारण देश में न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं। दोस्तों नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पर पद छोड़ने का दबाव बनाने के लिए अदालत के अन्य न्यायाधीशों ने किसी भी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने भी मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने तक किसी भी मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों बात कर अगली खबर की, जहां पर जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य सरकार ने की नाम बदलने की मांग। जाने कौन है रानी कमलापति? दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से स्टेशन का पुनः विकास किया गया है। दोस्तों बात कर अगली खबर की, जहां पर बंगाल में भी गूंजा बीएसएफ अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को लेकर ममता ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि हम इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई सीमांत राज्यों में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार नाखुश है। टीएमसी पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी जी के और ये खत लिखा है। दोस्तों सरकार विधानसभा इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएगी। अगर आप भी मानते दोस्तों कहीं ना कहीं ये बीएसएफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आप भी अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की बड़ी है मुश्किलें, सीबीआई कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। बता दे उत्तर प्रदेश के जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद आजम खान को 15 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने सीतापुर जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को पेश कराने का आदेश दिया है। इस भर्ती घोटाले में आजम खान को जुडिशियल कस्टडी में लेने पर 15 नवंबर को कोर्ट में आजम की पेशी होनी है। दोस्तों बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ में बड़ी जनसभा, प्रशासन ने नहीं दी इसकी कार्यक्रम की इजाजत, तो धरने पर बैठे नेता। जी हां दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टी दल चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज मेरठ दौरा है। शहर के नौचंदी ग्राउंड में उनके जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक इस जनसभा के लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। इसको लेकर पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि इस कोविड काल में दोस्तों इस प्रकार से जनसभाएं करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों अदालत का बहुत अच्छा फैसला है ये, तो बताइएगा जरूर। आप भी चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार, कहा उनको हिंदू दर्शन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर आए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी ने सलमान खुर्शीद की
पुस्तक पर सफाई देते हुए हिंदुत्व पर, हिंदू धर्म पर प्रहार किया है। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर कुछ बोलते हैं तो उनका नहीं होता बिल्कुल, राहुल गांधी के बहकावे पर ही बोलते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मौका लगते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर ही हिंदुत्व पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि 24 घंटे में तीसरी हिंदुत्व पर प्रहार किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां एक और कांग्रेसी नेता ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। केंद्र सरकार के इस काम से हुए बहुत ज्यादा खुश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले कांग्रेस के नेताओं में से और नाम जुड़ गया है दोस्तों। ये नया नाम है कर्नाटक के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद माधव राज का। प्रमोद माधव राज ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रेंड में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रमोद माधव राज ने विश्वेश्वरा तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजे जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की और कहा है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने को लेकर ट्रेंड में बड़ा बदलाव आया है, जो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी उनकी बात का समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी की तारीफ की है दोस्तों, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।